नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। ईरान युद्ध से अब अमेरिका हाथ खींचने के मूड में दिखाई पड़ रहा है। घोषणा कर दी है डोनाल्ड ट्रंप ने, और कल शायद इस बात की वो जानकारी दें कि अमेरिका कब इस लड़ाई से बाहर आ रहा है। लेकिन लड़ाई से बाहर आने के बाद भी क्या लड़ाई खत्म हो जाएगी या लड़ाई जारी रहेगी? अकेले इस्राइल इस लड़ाई को लड़ेगा और अकेले इस लड़ाई को लड़ने में कितना सक्षम होगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन अभी ईरान को इस बात पर भी आशंका है कि अमेरिका लड़ाई से हाथ खींच रहा है। क्यों आशंका है? उसके पीछे बहुत से कारण हैं, और डोनाल्ड ट्रंप के लगातार बदलते बयान भी इसके पीछे कारण है। और बयान क्यों बदले जा रहे हैं तो भी एक बड़ा कारण है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि अमेरिका इस लड़ाई से पूरी तरीके से पस्त हो चुका है, और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ उनके देश में और दुनिया भर में जिस तरीके का माहौल बन रहा है, उस माहौल ने उन पर यह दबाव बनाया है कि लड़ाई से हाथ खींचे और अमेरिका को इस लड़ाई से बाहर लाएं। लेकिन इस लड़ाई को लेकर अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं। पूरी दुनिया का एक राजनीतिक परिवर्तन, भू राजनीतिक की स्थिति दिखाई पड़ रही है, वो बहुत कुछ बदल देने वाली है लड़ाई के ख़त्म होने के बाद भी। अगर ख़त्म होती है, क्या कुछ परिवर्तन आएंगे और इस लड़ाई के ख़त्म होने के कितने चांसेस हैं, कितनी संभावनाएं हैं, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में आपका। और जो अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अब 2-3 हफ्ते की बात है, हम इस लड़ाई से वापस आ सकते हैं, हाँ अब हम पीछे जा रहे हैं या जो कुछ भी है, कल शायद वो कोई घोषणा भी करने वाले हैं, वो वहाँ पर बात करेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे। पर आपको कितना यकीन है या आपको कितनी उम्मीद है कि वास्तव में ट्रंप लड़ाई से हाथ खींच लेंगे और इस्राइल उनको पीछे हट जाने देगा, नेतान्याहू उनको पीछे हटने देंगे? देखिए समतराज जी, मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका ब्लैकमेलिंग कर रहा है, और ब्लैकमेलिंग कर रहा है वो अलग कंट्रीज के जो उनके मित्र राष्ट्र हैं उनकी ब्लैकमेलिंग कर रहा है। और सबसे ज्यादा अगर अमेरिका ये करता है तो इजराइल को तो धोखा देगा ही देगा, उससे ज्यादा धोखा वो अपने मित्र राष्ट्रों को देगा, जिन्होंने लाखों करोड़ों के उनके युद्ध आपूर्ति के सामान खरीदे, अपने यहां उनके बेस बनाने दिए, उसके बाद उनकी तेल लाइनें भी उड़ी, उनके पावर स्टेशन भी उड़े, उन्होंने बहुत लाखों करोड़ों का नुकसान झेला। और ये उनकी मांग थी, अरब कंट्रीज की ये मांग थी, ये लड़ाई आपने शुरू की है। और जब ये पीस वार्ता चल रही थी और उसके बीच में इजराइल ने जब आक्रमण किया, तो अगर आपने लड़ाई शुरू की थी तो आपको लड़ाई को बीच में छोड़ के कैसे जा सकते हैं? हमारी तो आपने दुश्मनी पैदा कर दी ईरान के साथ, और ईरान के साथ इराक के लोग भी खड़े हो गए, हूती भी खड़े हो गए, हिजबुल्लाह भी खड़ा हो गया, और जो वहां के शिया लोग हैं वो भी दूसरे देशों के खत्म हो गए, उनके देश की जनता को भी उनके राजाओं के खिलाफ खड़ा कर दिया, और अब आप युद्ध छोड़ के भाग रहे हैं। ये ब्लैकमेलिंग है जी। ये ब्लैकमेलिंग ये होगी कि भाई अरब कंट्रीज ये कहेंगे डोनाल्ड ट्रंप से कि साहब $1-8 ट्रिलियन ले लीजिए महाराज, लेकिन बीच में लड़ाई छोड़ के बच जाइए। अगर आप लड़ाई छोड़ के चले गए तो ये ईरान तो हमें कूट देगा, क्योंकि इजराइल अपनी आदत से बाज नहीं आएगा। इजराइल तो ईरान पे हमला करता रहेगा, और इजराइल करीब करीब बर्बाद हो चुका है। उसका ये आयरन डोम, वो आयरन डोम, वो आयरन डोम, 3 आयरन डोम बनाए थे, और तीनों आयरन डोम आप दिखते नहीं है, कहां चले गए। तो देखिए, इजराइल पिटेगा बुरी तरह से, और ये लोग देश पिटेंगे, और इनकी यहां भी सत्ता परिवर्तन होने की संभावना है। और इनके शेखों और राजाओं के खिलाफ एक जनता के अंदर आक्रोश हो गया है कि जब फिलिस्तीनियों के ऊपर इतने दिनों से इजराइल वो कर रहा था, अत्याचार कर रहा था, तो केवल एक देश ऐसा था जो फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा था, वो देश ईरान था जी। तो ये ब्लैकमेलिंग कर अच्छा, एक ब्लैकमेलिंग और की है डोनाल्ड ट्रंप ने, आपको सही है। उन्होंने कहा स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ हम नहीं खुलवाएंगे, जिसको खुलवाना खुलवाए, हमें कोई अंतर नहीं पड़ता, अपने वार प्लेन भेजिए, जो करना है कीजिए, वी आर नॉट कंसर्न। उन्होंने भारतवर्ष को भी फंसा दिया इसमें जी। वो भारतवर्ष की भी ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी को है तो भारतवर्ष को है। भाई रूस से तेल तो अमेरिका की इच्छा अनुसार हम खरीदेंगे, 1 महीने की अवधि खत्म हो जाएगी, कहेंगे नहीं आप रूस से नहीं खरीदेंगे, आपको खरीदना तो गल्फ कंट्रीज से है, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को आप खुलाइए, मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो अच्छा, चीन को कोई नुकसान ही नहीं है। चीन तो बल्कि हो सकता है 6 महीने के बाद आपको पता चले, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले यूरोप के डंका बोलता था पूरे विश्व के अंदर,
उनका सूर्य कहीं अस्त नहीं होता था, और आज यूरोप वालों को सूर्य देखने के लिए तरसना पड़ता है। अब वही दुस्साहस अमेरिका कर रहा है। अमेरिका का भी सूर्य अस्त होने वाला है। अब ये महाशक्ति वो बनने वाली है जो हमारे लिए परेशानी क्रिएट करेगी। जी और बिल्कुल। एक कैरेक्टरिस्टिक और समतराज जी ये समझिए, देखिए अमेरिका है बड़बोला, वो बोलता बहुत है, जो बोलता है वो करता नहीं, जो करता है वो बोलता नहीं। और यही बीमारी हमारे देश के नेताओं को भी है, बहुत ज्यादा को। चीन की विशेषता यह है कि बोलता नहीं है, वो केवल करता है और चुपचाप करता है। तो जिस प्रकार से सारी की सारी उसने अपने एडवांटेज में, अब युआन में सारे ट्रेड हो रहे हैं, डॉलर की सुप्रीमेसी खत्म हो रही है, जो ब्रिक कंट्रीज चाहते थे, जो चीन चाहता था। तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो हैं छोड़ के भागे, तो अरब कंट्रीज ही कहेंगे कि महाराज आप छोड़ के भागे, अब अपने सैनिकों को भी वापस बुला लीजिए, अब कोई एस्टेब्लिशमेंट की आवश्यकता आपकी नहीं है। और आपने ये भी सुना होगा कि ईरान के अंदर ये निर्णय हो गया है, उनकी जो टोटल आर्मी है वो पूरे गल्फ कंट्रीज के मिला के उनकी आर्मी से ज्यादा है। और ईरान ने यह भी निर्णय ले लिया है कि उनकी जो मिनिमम एज है आर्मी ज्वाइन करने की, वो 12 साल कर दी जाएगी। माने उनके यहां कोई कमी नहीं है। वही स्थिति बन रही है जो वियतनाम के अंदर बनी थी, कि वियतनाम में जंगल थे, घने जंगल थे, अच्छा उन्होंने गुफाएं बना रखी थी, अमेरिकन ऊपर बैठे रहते थे, उन्हीं के नीचे से वियतनाम वाले उन्हें मार देते थे, तभी 10,000 अमेरिकन की मौत हुई थी। वही यहां होने वाला है भाई। वही तो 100 वही खौफ है जो वहां पर ये कहा जा रहा है कि आप सैनिक उतार रहे हैं तो आप उनको मौत के मुंह में डाल रहे हैं। और यही कारण है कि अब जिस तरीके का दबाव ये बना हुआ है, तो ट्रंप हाथ खींचने पर मजबूर हो रहे हैं। लेकिन ईरान का कहना है कि हमको अमेरिका पर कोई भरोसा नहीं है और हम तो लड़ाई अपनी जारी रखेंगे जब तक हमारी अपनी शर्तें नहीं मानी जाती हैं। लेकिन आपने कहा कि ये ब्लैकमेल कर रहे हैं मध्य पूर्व के देशों को, पर क्या इजराइल इनको इतनी आसानी से जाने देगा प्रोफेसर अखिल स्वामी जी? क्योंकि जब लड़ाई शुरू हो रही है 28 फरवरी के पहले की अगर स्थितियों को देखें, तो अमेरिका ईरान के साथ लगातार बातचीत कर रहा था। बातचीत का सीधा मकसद था कि वो हमला करने के मूड में नहीं था, उसको पिछले साल की लड़ाइयों से सबक मिला हुआ था। लेकिन अचानक 28 तारीख को इजराइल ने हमला कर दिया, तो फिर मजबूरन उनको उसमें उतरना पड़ा। अब जब वो पीछे हट रहे हैं, पूरा जो कुछ ढका तुपा हुआ था वो सारा कुछ बाहर निकल आया कि अमेरिका कितनी बड़ी सैन्य शक्ति है, इजराइल कितनी बड़ी शक्ति है। इन सब के बाद भी अब क्या इजराइल डोनाल्ड ट्रंप को ऐसे पीछे हटने देगा? नहीं, इजराइल की चिंता कौन करता है? देखिए अमेरिका, अब ये डोनाल्ड ट्रंप को पता चल गया कि उनके देश की जनता उनके खिलाफ है। 62% लोग आज के तारीख में उनके खिलाफ हैं। मागा जो है वो बन गया है मासा, मेक अमेरिका सेन अगेन जी। तो ये अमेरिका, अच्छा तो उन्हें ये पता चल गया। अच्छा वो जब उन्हें लग रहा है उनके देश के अंदर बर्बादी मुंह पाए खड़ी है, वहां पे तेल के दाम बढ़ गए हैं, हर चीज के दाम बढ़ गए हैं। और आपको पता है कि भारतवर्ष के अंदर भी दवाइयों के दाम बढ़ गए हैं। मैंने तो अपनी ब्लड प्रेशर की दवाइयां जो मैं खाता हूं 3 महीने की स्टोर कर ली है, और उनके दाम बढ़ गए हैं। मैंने कहा भैया पता नहीं ये कहां कहां फार्मास्यूटिकल कंपनियों पे अटैक करेंगे ईरान वाले और इजराइल वाले, और पता चला दवाइयां मिलनी मुश्किल हो जाए, अब बुड्ढों को परेशानी हो जाए। तो मैंने तो स्टॉक कर लिया है। देखिए ये अमेरिका ने क्या भारत का साथ दिया? हमारे मोदी जी ने तो अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप को प्रेसिडेंट बनाने के लिए सब कुछ, कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारे देश के अंदर कुकी लैंड बनाने की प्रक्रिया किसने शुरू कराई? अमेरिका ने। वो हमारे देश के विघटन की तैयारी कर रहा था जी। सबसे ज्यादा टैरिफ अमेरिका ने किस पे लगाया? भारत पे। तो अगर भारत के लोग अभी भी ये समझते हैं कि अमेरिका उनका मित्र है, तो इससे ज्यादा मूर्खतापूर्ण मेरे ख्याल से एजम्पशन कोई हो नहीं सकता। अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है। अमेरिका ने जब सऊदी अरेबिया के लिए कह दिया कि वहां के जो शेख है ट्राइंग टू किस माय एस, बताइए जो सऊदी और यूएई के क्राउन अपनी पूरी संपदा उनके लिए लुटाने के लिए तैयार रहते हैं, उनके लिए वो कह रहा है कि इज ट्राइंग टू किस माय एस। अच्छा ये बात वो यूक्रेन के लिए भी कह देते हैं, वो फ्रांस के लिए भी कह देते हैं, वो जर्मनी के लिए भी कह देते हैं। तो देखिए ये विश्वसनीय व्यक्ति नहीं है। नहीं, कहने को तो ब्रिटेन जैसे देश के लिए कह दिए कि तुम लोग खुद भुगतोगे और आप हमारे साथ नहीं हो, बहुत कुछ कह दिया उन्होंने कियर स्टारमर को, जब कि आप अपने बेस नहीं दे रहे हो, खुद ही भुगतोगे और ये सारी चीज़ें। तो ये तो बात सही है कि किसी को भी कह दे रहे हैं, लेकिन
इन अब यही सारा बड़बोलापन प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, ये देखा जाए कि जो बहुत छोटी मोटी बातें या छोटे लेवल पर जो उदाहरण दिए जाते हैं, कई बार वही उदाहरण बड़े लेवल पर भी एकदम स्पष्ट घटित होते दिखाई पड़ते हैं। अब ये बड़बोलापन, ये ओवर कॉन्फिडेंस, कुछ जगहों तक वो चीज़ें आपको सही सही ले जाती गई और एक जगह ऐसे लाकर आपको पटकी कि आप चौतरफा घिर गए हैं। अब आपकी स्थिति ये हो गई है कि ना आप उससे निकलने पा रहे हैं और ना ही आप उसमें आगे बढ़ने की स्थिति में हैं। निकल जाते हैं तब भी आपकी खैर नहीं, और आप बने रहते हैं तब तो आप पूरे अपने देश को आपने डुबाई रखा है उसमें। तो वही स्थिति अब इनके साथ बनती हुई दिखाई पड़ रही है। बढ़ क्या रही है, बिल्कुल बनी हुई है। भाई मिश्रा जी, आपने बचपन में वो कहानी सुनी होगी ना कि बुढ़िया ने कहा शेर आ गया, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। दूसरी बार शेर आ गया, 10 लोग इकट्ठे हुए, तीसरी बार का कोई नहीं आया। अब डोनाल्ड ट्रंप की बात को लोगों ने सीरियसली लेना छोड़ दिया है। जी जी। वो जानते ही कुछ नहीं, इनका कोई मतलब नहीं। कभी कहते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मोज में कब्जा कर लूंगा, कभी कहते हैं कि मैं स्टेट हॉर्मोज से मेरा कोई लेना देना नहीं, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, जिसे स्वतंत्र कराना है कराओ। कभी कहते हैं कि मैं अंत तक लड़ाई लड़ूंगा, मैंने इतने मरीन भेज दिए हैं। कभी कहते हैं कि मैं अपने 3-4 हफ्ते के अंदर अपना लड़ाई बंद कर दूंगा। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का तो खुद उन्हें नहीं पता है। अब तो उन्होंने अपना टारगेट भी बदल दिया, कह रहे हैं कि हमारा लक्ष्य वहां पे कुछ और नहीं था, हमने हमला इसलिए किया क्योंकि वो ईरान जो है वो परमाणु हथियार बना रहा था। अरे भाई, परमाणु हथियार बना रहा है तो उसकी चौकीदारी करने के लिए आपको किसने ऑथराइज किया है? संयुक्त राष्ट्र है, परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, संस्थाएं हैं, आप उसमें क्यों इतना परेशान हो? उसको बना रहा है तो आप बनाने दो, इतने देशों ने बना लिया है, वो भी बना लेगा। नहीं बनाना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों के तहत उसको देखने के लिए संस्थाएं हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है कि आप आए दिन अपने बयान बदल रहे हैं और उन्हीं जो आज कह रहे हो दूसरे दिन बिल्कुल उसके उलट कह रहे हो। पर ये सब करते करते हास्यास्पद तो बने ही, उन्होंने अपने पूरे देश को भी उस स्थिति में लाकर छोड़ दिया है। अच्छा, ये मिश्रा जी ये बताइए कि अगर मान लीजिए वो न्यूक्लियर पावर डेवलप कर रहा था, हाँ। तो क्या आपने उसको खत्म कर दिया? अगर क्या उसे खत्म कर दिया क्या? जी भाई, अगर खत्म नहीं किया तो काहे के लिए वापस जा रहे हो? फिर लड़ो, करो। हाँ। फिर वही वाली स्थिति ना हो कि सद्दाम हुसैन वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहा है और बाद में आज तक एक वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन दिखाई नहीं पड़ा। तुम्हें तेल पे कब्जा करना था। और ये अब अरब कंट्रीज को भी समझ में आ गया है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने मूर्खतापूर्ण एक स्टेटमेंट दे दिया कि मेरी नजर तो उनके तेल पे है। अरे, डकैत भी नहीं कहता कि कोई बहाना बनाता है कि मैं धर्म के लिए और जय भवानी और फलाना ठिकाना करके डकैती डालता है। तुम तो सीधे सीधे डकैती डाल रहे हो भाई कि मेरा उनके तेल पे मेरी निगाह है जी। अगर तेल पे तुम्हारी निगाह है तो भैया तुम तो कल रूस पे चढ़ बैठोगे। अच्छा, ये भी आपको पता होगा कि रूस ने अपने जो मिलिशिया हैं उनको ईरान के अंदर लड़ने के लिए, खूंखार लोगों को लड़ने के लिए भेज दिया है। अब कुर्द भी अपना वो कर रहे हैं, इधर हुतीज भी कर रहे हैं, मतलब पूरा इन्वॉल्व कर लिया है उस क्षेत्र को आपने। और अब हमारे देश के अंदर आप देखिए स्थिति क्या हो रही है। अब आप विश्वास कीजिए, लिख के रख लीजिए, आपके दर्शक श्रोता लिख के रख लें, जिस दिन वोटिंग हो जाएगी 30 रुपए पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, 20 रुपए डीजल के दाम बढ़ेंगे, और एलपीजी सिलेंडर तो मांगते आपको नहीं मिलेगा। किस दाम पे मिलेंगे इसका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि दो वो आ जाते हैं शिप्स, तो आप हल्ला मचाते हैं, 2 शिप निकल आए, 2 शिप निकल आए। अरे यार, आपको 2 शिप रोज की आवश्यकता है। और एक और खबर आज पता चली, पंकज पचौरी साहब को मैं सुन रहा था, शीतल पी सिंह के साथ वो एक डिस्कशन कर रहे थे, और जब ये पंकज पचौरी ने बताया तो शीतल पी सिंह भी आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि पंकज पचौरी उस समय जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ यात्रा किया करते थे। तो उन्होंने कहा कि 2007-8 में अमेरिका ने तब भी ये कहा था कि आप ईरान से तेल नहीं खरीदेंगे, और मनमोहन सिंह ने कहा था कि मैं खरीदूंगा, हमारे अपने निर्णय हैं और हम आपकी नहीं सुनेंगे। और इसके लिए वो ये बताते हैं कि लखनऊ के शिया समुदाय के लोग मनमोहन सिंह को धन्यवाद देने गए थे कि ये वीरता चाहिए, ये 56 इंच का सीना चाहिए। तो देखिए, बहुत सारी चीजें, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और ये गोदी मीडिया, देखिए इस देश की बर्बादी में अगर सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो गोदी मीडिया का है। और गोदी मीडिया देख के अपने को भ्रमित करने की आवश्यकता, पागलपन की इंतहा तक अमेरिका ने विश्व को पहुंचा दिया है। और सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का है तो भारतवर्ष का है, और सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी का है तो चाइना का है। और हमारे देश के अंदर जहां 80% लोग मुफ्त अनाज पे जीवित हैं,
वहां पे क्या परिस्थिति बनेगी। और ये जो 1 महीने की लड़ाई है, 3 साल पीछे हो गए हम, और ये लड़ाई जितनी चलेगी इसी तरह से गुणा करके देख लीजिए हमारी आर्थिक परिस्थिति क्या होने वाली है। लेकिन अभी भी कुछ मूर्ख लोग, ये गुंडाई जो लोग कर रहे हैं इजराइल अमेरिका, उनके साथ खड़े हुए हैं। ये तो बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। अभी की जो स्थिति है, आपने कहा कि इलेक्शन बीत जाने दीजिए, गैस और तेल और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने हैं, बिल्कुल बढ़ने हैं। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर का फिर से दाम बढ़ा दिया है, और बढ़ने तो तय है, वो तो मजबूरी में इंतज़ार करना पड़ रहा है। लेकिन प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, जो लड़ाई अभी चल रही है और आने वाले दिनों में भी उसके रुकने की उम्मीद नहीं है, ख़त्म आज की डेट में भी अगर ये लड़ाई ख़त्म हो जाती है तो जो रिफाइनरीज को, तेल के कुओं को जो वहाँ पर इतना नुकसान हुआ है, क्या आने वाले 6 महीने 8 महीने तक ये सप्लाई पूरी तरीके से रिस्टोर हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो ये अभी जो परिस्थितियाँ दिख रही हैं तो अपनी जगह है, अभी आने वाले महीनों में, आने वाले दिनों में तो ये स्थिति और भयावह होने वाली। अगर लड़ाई आज भी ख़त्म हो जाती है तब की बात हम कर रहे हैं। नहीं, पहली बात तो मिश्रा जी ये सोचना बड़ा मुश्किल है कि लड़ाई खत्म हो जाएगी। जी भाई, अमेरिका के टर्म से तो लड़ाई खत्म होगी नहीं। हाँ, ईरान ने कह दिया है कि हम तो 20 साल लड़ाई लड़ने को तैयार हैं, लड़ो। अच्छा, उन्होंने ऐसे अपने सुरंगें बना ली हैं, ऐसे उनके अंदर बैठे जाके वो बैठ जाएंगे, आ जाओ एक एक आदमी को उड़ा देंगे। जैसे वियतनाम उन्होंने किया था, ऊपर अमेरिकन बैठे थे और नीचे वो सुरंग से निकल के उनको मार के फिर अपना सुरंग के नीचे चले जाते थे। जो टोपोग्राफी उनकी थी, जंगल उनके यहाँ बहुत ज्यादा थे, नदियां उनके यहाँ बहुत ज्यादा थी वियतनाम में, वही स्थिति ईरान के अंदर है। ईरान में भी चट्टाने हैं, उन चट्टानों के अंदर इतने बंकर्स उन्होंने बना लिए हैं और इतने अपने आस्तीन को छुपा दिया है। अरे हमारे भारतवर्ष में आप बताइए समतराज जी, आपके नोएडा में कोई बंकर है क्या? पता नहीं होगा, अभी तो मुझे तो बिल्कुल उसकी जानकारी नहीं है। हो सकता है मोदी जी के लिए बंकर हो, राजनाथ सिंह के लिए बंकर हो। अरे विदेश में जितनी उनकी जनसंख्या है उससे ज्यादा बंकर्स हैं, और वो बंकर्स भी ऐसे हैं जो 5 स्टार होटल हैं जी। हमारे यहाँ अगर भगवान न करे कोई आक्रमण हो जाए तो हमारे पास तो कोई जगह ही नहीं है छिपने के लिए, और हौंकते फिरते हैं कि हम शुरू हैं, फलाना है, ठिकाना है। अरे कल डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग फिर गया, वो कहेगा नहीं इंडिया के अंदर ये मोदी जी नहीं चला पा रहे हैं, आई डिक्लेयर माई सेल्फ एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्या कर लेंगे आप? भाई आपने वेनेजुएला पे उसका विरोध नहीं किया, आप क्यूबा पे उसका विरोध नहीं कर रहे, आप ईरान पे उसका विरोध नहीं कर रहे। अगर डोनाल्ड ट्रंप कल कह दे कि भारत के ऊपर मैं रूल करूंगा, क्या जवाब देंगे आप? कैसे जस्टिफाई करेंगे? लेकिन खैर ये बात तो अपनी जगह है कि ये जो वेनेजुएला हो, क्यूबा हो, ये धमकी, वहां पर उनके राष्ट्रपति को किडनैप कर लाना, ये सब चीजें जिसको हम लोग बिल्कुल विशुद्ध भाषा में कहते हैं कि गुंडागर्दी करते करते आखिरकार ट्रंप को ऐसा रोका ईरान ने कि वो पीढ़ियों के लिए सबक सिखा दिया उनको, और अभी तो और सीखेंगे, अभी तो क्या ही सबक सीखा है। लेकिन एक चीज़ अब ये देखा जाए प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, कि अभी तक की जो लड़ाई है, अगर इसका हम लोग असेसमेंट करें, मूल्यांकन करें, तो लड़ाई में तो दोनों पक्षों को, जो भी पक्ष होंगे, सबका नुकसान होगा, सैनिक मारे जाएंगे, आप बताइए न बताइए, वो तो स्वाभाविक है। पर अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं कई मोर्चों पर ईरान ने इसमें जीत हासिल की है, बहुत सारे मोर्चों पर। एक तो वो बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों के तहत लड़ाई कर रहा है, कहीं उसने पब्लिक प्लेसेस पर कोई हमले नहीं किए। दूसरी ओर अगर फायदे और नफे नुकसान की दृष्टि से देखा जाए, सैंक्शंस लगे हुए थे, लेकिन अब वो बढ़िया आराम से तेल बेच रहा है अपनी शर्तों पर। हॉर्मुज स्ट्रेट पर कब्जा कर लिया, वहां से भी अब रेवेन्यू वसूलेगा, वहां की संसद ने पारित कर दिया है प्रस्ताव। अब वो कह रहा है कि हम यहाँ पर जो अदन की खाड़ी और लाल सागर को जोड़ने वाला जो बाब एल मादेब है, वहाँ भी हम उस स्ट्रेट को भी हम रोक देंगे। इन सारी चीज़ों को, यानी एक तरीके से कहा जाए कि उस जो क्षेत्र है, इलाका है मध्य पूर्व का, वहाँ एक अपनी सुप्रीमेसी उसने खड़ी कर दी है, और आप उसको अब चैलेंज नहीं कर पा रहे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट से आपने वहाँ पर घुटने टेक दिए हैं, तो अभी तक की लड़ाई तो उसने बहुत स्पष्ट तरीके से जीत ली है। और आने वाले दिनों में जो वहाँ पर परिवर्तन देखने को मिलेगा, उस परिवर्तन में वो बिल्कुल अकेला और सुपर पावर के रूप में खड़ा दिखाई पड़ेगा, कम से कम अपने मध्य पूर्व के इलाके में। भाई देखिए, सही बात यह है कि ईरान में जिसकी भी मृत्यु हो रही है वो शहीद हो रहा है जी, और अरब कंट्रीज के अंदर और अमेरिका के जिन सोल्जर्स की मौत हो रही है वो मर रहे हैं। और आपको ये भी पता चला होगा कि कुवैत से
हमारे भारतवासियों के शव शायद भारत आए हैं और अच्छी खासी संख्या में आए हैं। और हमारे 80-90 लाख लोग जो गल्फ कंट्रीज के अंदर रहते हैं, उन पे क्या बीत रही होगी और उन पे किस प्रकार का जीवन, और खबरें बाहर नहीं आ रही हैं। अगर खबरें बाहर आ जाएं तो क्या दुबई के अंदर हो रहा है, क्या बाकी जगहों पे हो रहा है, तो अच्छी है, चलिए खबरें नहीं आ रही, हमको पता नहीं चल रहा है। लेकिन हमारे भारतीयों की सुरक्षा करना तो हमारे माननीय मोदी जी का कोई पता ही नहीं है। वो तो मौन धारण करे बैठे हुए हैं, बोलने को कुछ तैयार नहीं है। नहीं, चाय बागान से मौन नहीं है, चाय बागान से उनकी तस्वीरें आई हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि जो इस समय विपदा की स्थिति है उसमें कांग्रेस, कुछ शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है कि राजनीतिक गिद्ध की तरह से काम कर रही है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि भारत पर कौन सी ऐसी आपदा विपदा आई है, तेल मिल ही रहा है लोगों को, सिलेंडर की कोई कमी ही नहीं है, तो फिर यहाँ पर कौन सी ऐसी आपदा आई है? नहीं, अगर आपदा नहीं आई है तो मिट्टी का तेल पेट्रोल पंप पे बेचना क्यों शुरू कर दिया है? अगर आपदा नहीं आई है तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट चेन्स बंद क्यों हो रहे हैं, छोटे छोटे होटल बंद क्यों हो रहे हैं? अगर आपदा नहीं आई है तो हमारे देश की जनता जो है कोविड के लिए जिस प्रकार से स्थिति बनी थी, गांव लौट लौट के क्यों जा रही है? अगर आपदा नहीं आई है तो, और आपदा ना आए और हम ना बोलें तो मिश्रा जी, वही ईस्टर्न यूपी की कहावत है कि जबरा मारे और रोने भी ना दे। तो स्थितियां तो वही पैदा की जा रही हैं कि अगर कोई बोल रहा है, खबर दिखा रहा है, तो उसको अफवाह बताया जा रहा है। यानी आप मान लीजिए कि सब आप लाइनों में लगे हैं और सरकार कह रही कोई कमी नहीं है, तो आपको भी ये कहना है उन लाइनों को देखते हुए भी सिलेंडर के लिए जो परेशान है, उन लाइनों का जो कैप्शन लिखते हैं अखबारों में, हम लोग फोटो तस्वीरों के नीचे कैप्शन लिखते हैं, तो वहाँ लिख देना है कि ये लाइनें ज़रूर लगी हैं लेकिन कहीं कोई कमी नहीं है। यानी ये सीधे सीधे सरकार कह रही है। और अगर आप नहीं कर रहे हैं, उन खबरों को दिखा रहे हैं, तस्वीरों को दिखा रहे हैं, तो फिर आप देश विरोधी काम कर रहे हैं। ये स्थितियां हैं। खैर, लेकिन आखिरकार आप ये देखिए कि जो सच्चाई होती है, खबरें होती हैं, वो निकल कर बाहर लोगों तक आएंगी ही, और आपको भी एक न एक दिन वो यकीन करना पड़ेगा, उस पर विश्वास करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। इजराइल में अभी तक अमेरिका और इजराइल लगातार अभी भी खबरें दबा रहे हैं, सैनिकों के मरने की सूचनाएं दबा रहे हैं, नुकसान की सूचनाएं दबा रहे हैं, लेकिन कौन सी सूचना दब रही है? ठीक है, कितने मरे एग्जैक्ट संख्या नहीं आ रही है, लेकिन मर रहे हैं ये तो पता ही है ना। आप इतनी लड़ाई हो रही है, तहस नहस हो रहा है, खंडहर बन रहे हैं, लाखों लोग आपके यहाँ से पलायन कर रहे हैं, सारी तस्वीरें लोगों के सामने आ रही हैं, तो आप कितना रोकेंगे? तो सवाल ये नहीं कि आप रोक देंगे, रोक कर आपको मिलेगा क्या? वो सब चीज़ें आएंगी और यही स्थिति दिखाई पड़ रही है। वहाँ पर युद्ध से संबंधित घटनाओं को, सूचनाओं को रोका जा रहा है, यहाँ जो दिक्कतें आ रही हैं उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। पर क्या कुछ लग रहा है, एक जो इस सवाल पर हम अभी आ रहे थे, अब शुरुआत हमने की थी कि अमेरिका अगर हाथ खींच ही लेता है, खींचना तय दिखाई पड़ रहा है, उसकी परिस्थितियां अब उसको गवारा नहीं कर रही कि इस लड़ाई को आगे खींचे, इजराइल क्या करेगा? क्या वो भी ऐसे घुटने टेकेगा या फिर वो बिल्कुल बलिदान होने के लिए तैयार रहेगा? क्योंकि अकेले तो ईरान इसराइल को किस तरीके से समझाएगा वो तो पता ही चल रहा है। देखिए, घुटने टेकने देना नहीं चाहिए ईरान को और बाकी सब लोगों को। अब इजराइल का तो अंत और नक्शे से उसका साफ हो जाना ही विश्व के हित में है। वो जब तक रहेगा नक्शे में, तब तक वो उस एरिया में कुछ न कुछ गड़बड़ी पैदा करता रहेगा। तो अमेरिका रहे या न रहे, जाए या न जाए, लेकिन इजराइल का रहना, जिस प्रकार का अत्याचार उसने फिलिस्तीनियों के ऊपर किया है और गाजा पट्टी पे किया है, और जिस प्रकार से ईरान में 165 बच्चियों की हत्या उसने की है, उसका नक्शे से मिट जाना ही अच्छा है। किसी को मेरी बात अच्छी लगे या बुरी लगे, आई डोंट केयर। एक वो हैं एम्बेसडर साहब मिश्रा जी, दीपक वोरा साहब, 30 दिन पहले से मैं उन्हें सुन रहा हूं, रोज सुनता हूं, किसी न कहीं टीवी डिबेट में जाते हैं और कहते हैं मैं गारंटी दे रहा हूं, मैंने 40 साल आईएफएस की नौकरी की है, 48 घंटे के अंदर युद्ध रुक जाएगा। ये 30 दिन से कह रहे हैं और अभी भी कह रहे हैं, जबकि अगले 30 दिन तक भी अब बागी साहब जनरल लोग जो हैं वो सैनिटी की बात कर रहे हैं, सारे जनरल जो हैं सही बातें कर रहे हैं। विशंबर दयाल साहब हों, जनरल बख्शी हों, जनरल जैनी हों, सारे जनरल मोर हों, सारे के सारे लोग आज के तारीख में सैनिटी की बात कर रहे हैं। एक केवल दीपक वोरा साहब हैं जो हर जगह जाकर इजराइल डजंट इट हैव ए राइट टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ। अरे यार, तुम प्रोटेक्ट करो अपने को, तुम दूसरों को क्यों सता रहे हो भाई? पड़ोसियों को काय पीट रहे हो जबरदस्ती?
तुम काहे फिलिस्तीनी और गाजा पट्टी पे अन्य अत्याचार रहो, अपना एग्जिस्ट करो, दूसरों को भी एग्जिस्ट करने दो। तुम बिल्कुल। सबसे पंगा लेते हो, तो ये देखिए उनका तो नक्शे से मिट जाना ही विश्व हित में है। अब क्या है, आपको लग रहा है जो जो रवैया, जो एक स्टैंड लिया है यूरोपियन कंट्रीज ने, यूरोपीय देशों ने, ब्रिटेन हो चाहे जर्मनी हो, स्पेन हो, जो भी हैं ये क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं ये भी यही चाह रहे हैं क्या कि अब एक बार इनको भी अपना सबक सीख ही लेने दो, क्योंकि अभी तक जितना भी इन्होंने अपनी ताकत दिखाई है वो ताकत उसके पीछे जो शील्ड की तरह खड़े रहते थे अमेरिका और यूरोपियन यूनियन, नेटो खड़ा रहता था। लेकिन अब क्या उन लोगों ने भी ये सोच लिया है कि अब एक बार इनको भी समझ ही लेने दो, सीख ही लेने दो, हाँ, जिसको कहते हैं कि जब खुद आप जाएंगे वहां तब पता लगेगा कि क्या है। देखिए मिश्रा जी, हो सकता है कि अमेरिका ने भी यही सोच लिया हो, जब उसने देख लिया कि सारे नेटो, यूरोप, जर्मनी, जापान सब जो है ये हमारा साथ देने को तैयार नहीं, तो अमेरिका ने कहा इसको निपटाओ यार। 1 करोड़ की आबादी वाला ये देश हमारे लिए परेशानी का सबब बन गया है। हमारी जो अरब कंट्रीज के अंदर अच्छे खासे एयर बेसेज हैं, खूब पैसा देते हैं, खूब मुझे शर्फी देते हैं, खूब मुझे जहां जाता हूं जेट देते हैं बिलियन ऑफ डॉलर्स का। इन्होंने मेरी मट्टी खराब करा दी यार, इसको निपट जाने दो और ये नेतन्याहू को निपट जाने दो, और फिर मैं जो है अपने दूसरी स्ट्रेटेजी से काम करूंगा। जब तक इजराइल रहेगा तो अमेरिका के लिए परेशानी का सबब बनेगा। हो सकता है ये डोनाल्ड ट्रंप की ही स्ट्रेटेजी हो, उन्होंने नेटो वालों से कहा मेरा साथ मत दो, मैं भी इसका साथ छोड़ दूंगा, इसको निपट जाने दो। हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लग रहा है, क्योंकि इधर बीच पिछले 10-15 दिनों से इस लड़ाई के दौरान डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू, इन दोनों के बीच में कोई तालमेल नहीं दिखाई पड़ रहा है। भरोसा तो बिल्कुल पहले से ही खत्म हो गया है, और ट्रंप पिछले 2 हफ्ते से लगातार इस कोशिश में है कि कैसे किस बहाने इस लड़ाई से बाहर आया जाए। लेकिन नेटो और यूरोपियन देशों ने शुरू से ही ऐसा लग रहा है कि मन बना के रखा है कि अब इजराइल के चक्कर में और अमेरिका के चक्कर में हम अपने को पूरी दुनिया में एक खलनायक की भूमिका में नहीं, अपने को हम पेश करेंगे। हमला कर रहे हैं तो हमलावरों का साथ नहीं देंगे। उन्होंने शुरू से ही दूरी बनाए रखी है। ट्रंप इस चीज़ को समझने में, शायद अगर उन्होंने समझा हो तो समझने में देरी की है, लेकिन यूरोपियन देशों ने बहुत पहले से इसको समझ लिया है। और खासकर मैं तो कहूँगा कि स्पेन ने इस मामले में सबसे बड़ी भूमिका अदा की है। शुरू से ही उसका स्टैंड बिल्कुल क्लियर रहा है कि हम हमलावर देश के साथ नहीं रहेंगे, किसी के साथ भी, आप कोई भी हो, और हर ईरान पर हमला करने का आपके पास कोई वाजिब लॉजिक नहीं है। नहीं, बिल्कुल, स्पेन हो, जर्मनी हो, ब्रिटेन हो, कनाडा हो। भाई देखिए, कनाडा के आप कैसे एक देश की जो अपनी सॉवरेनिटी है उसको चैलेंज कर सकते हैं? वेनेजुएला में गुंडागर्दी, क्यूबा में गुंडागर्दी, रशिया ने अपने क्यूबा के अंदर भी फोर्सेज भेजने शुरू कर दिए। भाई कब तक रूस और चीन साथ बैठे रहेंगे? कब नॉर्थ कोरिया कब तक शांत बैठा रहेगा? वो कहेगा यार ये आदमी तो बिल्कुल पागल हो गया, ये तो जिधर देखो अपना मुंह उठाता है और चल देता है, किसी भी देश पे आक्रमण कर देता है, उस पर कब्जा कर लेता है। इसके गुंडागर्दी नहीं रोकी तो कल ये शी जिनपिंग को कहेगा तुम हटो, मैं बैठ जाता हूँ, आई विल रन चाइना। तो भैया इसकी गुंडागर्दी को रोको। और यही बात नेटो कंट्रीज को समझ में आ गई, ये पूरे विश्व को समझ में आ गई। केवल हमारे मोदी जी को नहीं समझ में आ रही और मोदी जी के भक्तों को नहीं समझ में आ रही, बाकी सबको समझ में आ गई है। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा है कि और लोगों को एकदम समझ में आ गई है। लेकिन अब प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, जो लड़ाई जारी रहने के आपको क्या दिखाई दे रहा है? अब ये भी कहा जा रहा है कि पूरी जो एक विश्वव्यापी मंदी की आहट है वो भी अब सुनाई पड़ने लगी है। क्या कुछ लग रहा है इस दृष्टि से अगर देखें तो? नहीं, भीषण वैश्विक मंदी, भीषण, जिसकी कल्पना आप नहीं कर पा रहे हैं। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था भाई, देखिए मैं ठीक ठाक एक अच्छा मिडिल क्लास आदमी हूं, मतलब बिल्कुल अपने देश के कम से कम 10% लोगों में से हूं जिनकी आमदनी 25,000 रुपए महीने से ज्यादा है। लेकिन मैंने अपने खर्चे रोक दिए हैं, मेरे पे गड़बड़ाहट है। और मैं ये देख रहा हूं मेरी गड़बड़ाहट का फायदा जो सब्जी और फल बेचने वाले हैं बेचारे, उनके आंखों में आंसू हैं। वो कह रहे हैं साहब बाहर गायब हो गया है, 1 महीने से तो बिल्कुल ही गायब हो गया है, सबने पैसा होल्ड कर लिया है। अच्छा, जिसका पैसा शेयर मार्केट में डूब रहा है, मेरा कितना बड़ा नुकसान हुआ है पिछले 1 महीने के अंदर शेयर मार्केट में, तो मेरा जो एक कॉन्फिडेंस लेवल था वो खत्म हो गया है। एफडी में इंटरेस्ट 6.5% कर दिया है, उसमें भी 30% टैक्स दे दो, 5%, और शेयर मार्केट गिरता चला जा रहा है। तो ये बताइए, ये जो इकोनॉमिक सिचुएशन बनने वाली है, फिर फार्मास्यूटिकल शॉर्टेज हो जाएगी, क्योंकि ईरान जो है इजराइल के फार्मास्यूटिकल कंपनी को तोड़ रहा है, वो ईरान की कंपनियों को तोड़ रहे हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मोज से फर्टिलाइजर आता है और
फार्मास्यूटिकल्स आते हैं, एल्यूमिनियम आता है, दुनिया भर की अर्थव्यवस्था। अभी तो आपको इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, ये अभी खरीफ की सोइंग हो जाने दीजिए, तब आपको पता चलेगा किसानों के ऊपर जो परेशानी आएगी। अभी तो केवल एलपीजी सिलेंडर के लोग घूम रहे हैं, फिर जी। यूरिया सुपर फॉस्फेट भी नहीं मिलेगा। तो देखिए बहुत ज्यादा, बहुत भीषण 2007-8 की सब क्राइसिस से बड़ी, कोविड से बड़ी एक आर्थिक संकट की घड़ी है। अमेरिका जैसे देश में जब $3 का वहां पे पर गैलन का तेल का दाम हो गया है, जो $1 बढ़ चुका है, उसका माने 35% का इंक्रीमेंट होने का मतलब उनका इन्फ्लेशन की क्या स्थिति होगी, पूरे वर्ल्ड के अंदर इन्फ्लेशन की क्या स्थिति होगी, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स नहीं आएंगे। तो ऐसे समय में अभी इसके आफ्टर इफेक्ट, ये युद्ध कल भी अगर खत्म हो जाए, इसकी आपको पीड़ा अगले 3 साल तक रहेगी। जी बिल्कुल, इसीलिए सभी यही चाह रहे हैं कि आखिर किसी भी तरीके से युद्ध रुके, कोई घुटनों पर आए, कोई पीठ दिखाए, लेकिन लड़ाई रुकनी चाहिए क्योंकि पूरी दुनिया उससे प्रभावित हो रही है और अभी जो प्रभावित हो रही है इससे कई गुना ज़्यादा आने वाले दिनों में प्रभावित होने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अखिल स्वामी जी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण बातें हमारे दर्शकों को हमें बताने के लिए। तो ये बहुत जो आहट है, जो एक संकेत दिखाई पड़ रहे हैं कि ये लड़ाई अगर आगे जारी रहती है तब तो बहुत गंभीर स्थिति होगी ही, अभी भी ख़त्म हो जाती है तो आने वाले दिन बहुत अच्छे नहीं हैं, ये संकट बना रहेगा। तो देखते हैं क्या कुछ होता है, लेकिन सब चाहते यही हैं कि लड़ाई जल्दी ख़त्म हो। कब ख़त्म होगी ये तो तय करेंगे ईरान, अमेरिका और इसराइल, तीनों मिलकर। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।